नमस्कार, मैं हर्ष सिंह चौहान गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से उपस्थित हूं अपने उद्बोधन के साथ। महोदय, आज जब राजनीति जैसे शब्द का जिक्र कहीं आता है तो लोग बड़ी घृणा से और धिक्कारते हुए रास्ता बदल लेते हैं। और तो और वो ये भी नहीं सुन सकते कि उनके व्यवहार में, रिश्ते में, परिवार में राजनीति नामक कुछ भी मौजूद है। और ये किसी विडंबना से कम नहीं कि हमारा देश भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जितने भी देश हैं वो सब राजनीति से ही चल रहे हैं। और यही महोदय सबसे बड़ी सोचने की बात है कि अगर राजनीति इतनी ही घृणात्मक व्यवस्था है तो कोई देश ये क्यों नहीं कहता कि उनके देश में राजनीति नहीं है, या फिर विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में राजनीति को एक विज्ञान की तरह क्यों पढ़ाया जाता है। महोदय, अगर राजनीति को आसान शब्द में समझने की कोशिश करें तो अरस्तु ने राजनीति को सर्वोत्कृष्ट विज्ञान की संज्ञा दी है। वहीं कई महान चिंतक राजनीति को समस्याओं के समाधान की कुंजी भी कहते हैं। महोदय, राजनीति को लेकर विद्वानों का भी एक मत नहीं है, लेकिन अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो दो नजरिए हैं जो सामने आते हैं। पहला मत जो कि यह कहता है कि राजनीति शासन करने की कला है, जिसमें डेविड ईस्टन जैसे चिंतकों का नाम आता है। दूसरा मत जो कि यह कहता है कि राजनीति लोक क्रियाओं को संचालित करती है, और इसमें मुख्यतः रूप से अरस्तु का नाम आता है। महोदय, इससे एक बात तो साफ होती है कि राजनीति शब्द असल में कोई घृणात्मक शब्द नहीं है, क्योंकि अगर राजनीति नहीं होगी तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और महोदय, जिन देशों में आज भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा या फिर जिनमें समस्याएं का हल नहीं आ पा रहा, इसका सीधा मतलब है कि उन समाज में या उन देशों में राजनीति का अभाव है, और वहां पर सिर्फ घृणा, लोभ और माया है जो लालच का चादर ओढ़े खुद को राजनीति बता रही है। और महोदय, अगर भारत देश की बात करें तो सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही हैं जो इस पूरे देश को चलाते हैं। कहने को तो ये सब लोग लोकतांत्रिक ढंग से चुने जाते हैं, लेकिन इनके चुनाव के बाद इनका सबसे बड़ा काम यही होता है कि किस तरीके से अपने अगले चुनाव की जीत सुनिश्चित करें, जिसके बाद ये कूटनीति को राजनीति की बैसाखियां पकड़ा देते हैं और फिर समाज में संघर्ष खत्म नहीं करने देते बल्कि नए संघर्ष पैदा करते हैं, जैसे कि इनके राजनीतिक फायदों की नींव रखी जा सके। और महोदय, भारत में संघर्ष पैदा करना भी आसान है, क्योंकि हम यूरोपीय देशों की तरह एक पंथ एक राज्य तो है नहीं। विभिन्न जाति, समूह, धर्म, वर्ग में बटे होने के कारण लोग विषयों पर एक मत नहीं हो पाते, जिससे कि धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक तनाव आए दिन अखबारों की सुर्खियां बटोरता है। महोदय, हम तो तथाकथित अच्छे लोग ही चुनते हैं, लेकिन मान्यवर चुने हुए लोग विशिष्टता नहीं ला सकते। हमारे देश में राजनीति की स्थिति तो बिना किसी आंकड़ों में उलझे हुए ही पता लग जाती है। 70 साल से ज्यादा हो गए आजादी हुए, फिर भी हमारे देश का किसान आज भी कर्ज माफी की स्थिति में है। त्रेता युग से दिवाली मना रहे इस राष्ट्र में आज भी कुम्हार सबसे ज्यादा गरीब है। आज भी शहर और राजधानियों तो चमका दी गई हैं, लेकिन गांव और कस्बे विकास से आज भी दूर हैं। और महोदय, हमारे देश का युवा आज भी रोजगार के लिए कभी अनशन पे बैठ रहा है तो कभी पुलिस की लाठियां खा रहा है। और महोदय, स्वास्थ्य की हालत तो हम सब देख ही रहे हैं। महोदय, प्लेटो कहते हैं कि कर्तव्य करना ही न्याय है, और जो कर्तव्य नहीं करता वो अन्याय करता है। महोदय, हम प्रजातंत्र में रहते हैं, इसका मतलब कि सिर्फ ये नहीं है कि हमारा वोट देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, बल्कि 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले इस देश में नवनिर्माण मात्र 795 सांसदों के बरसते छोड़ देना ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है। अगर हमें तस्वीर बदलनी है तो तभी बदलेगी जब हम अपना उत्तरदायित्व समझेंगे। अंततः मैं यही कहूंगा कि कूटनीति बुरी है जो राजनीति का मुखौटा लगाए हमारे बीच उपस्थित है, और अगर हमें आदर्श राज्य बनाना है तो हमें एक आदर्श राजनीति को बढ़ावा देना होगा और संकल्प लेना होगा कि हम अपना काम ईमानदारी से करें और कभी भी किसी नेता के उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की सीढ़ी नहीं बने। क्योंकि मशहूर शायर कहते हैं कि एक भी आंसू हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा कहां है आंखों का समंदर होना। जय हिंद, जय भारत।